नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर पीटी 365 में एक और वीडियो। आज की वीडियो है दोस्तों पर्यावरण से संबंधित और आज हम बात करेंगे साल भर सुर्खियों में रही कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों की। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पर डेली बेसिस पे आपके लिए द हिंदू और पीआईबी की न्यूज हिंदी में प्रसारित की जाती हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों एग्जाम की व्यस्तता की वजह से जो डेली जो पीडीएफ है वो नहीं आ सकी है। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट चीज जो इन डेज में घटित हुई उनको मैं लेकर के आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला हूँ। फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज दोस्तों वन बाय वन हम 10-12 प्रजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो साल भर चर्चा में रही थी। तो आइए पहली प्रजाति देखते हैं, एशियाई शेर है। और एशियाई शेर देखते हैं क्यों चर्चा में रहा। तो दोस्तों संसद को सूचित किया गया है कि प्रोजेक्ट लायन दस्तावेज लॉयन 47 विजन फॉर अमृतकाल तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य दोस्तों शेरों के पर्यावासों को सुरक्षित और पुनर्बहाल करना है। आइए प्रोजेक्ट लायन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत गुजरात में एशियाई शेरों के परिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण की परिकल्पना की गई है और ऐसा संरक्षण और पारिस्थितिकीय विकास को एकीकृत करके किया जाएगा। दोस्तों प्रोजेक्ट लायन जो है वो एशियाई शेर जो कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं उनके शेरों को संरक्षित किया जाना है। और दोस्तों इसे गुजरात में अभी मैंने बता दिया कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय पार्क में लागू किया जाएगा और इस एशियाई शेर केवल कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय पार्क में, जो कि कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है कथन में पूछ ले कि एशियाई शेर केवल कहाँ पाए जाते हैं, तो केवल स्टेटमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, रिजिड हो जाता है, तो लेकिन फिर भी ये सही होगा, आप लोग याद रखना। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही केवल एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके संरक्षण की स्थिति देख लेते हैं क्या है। IUCN में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और साइट्स में जो है परिशिष्ट सूची 1 के अंदर शामिल किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में और 2-4 में शामिल किया गया है। दोस्तों क्या इस प्रजाति की पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में इसे शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहले आप लोगों को इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। एक जो प्रोजेक्ट लायन है उसके बारे में, और प्रोजेक्ट लायन दस्तावेज लायन 47 विजन फॉर अमृतकाल, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, इसका उद्देश्य। ठीक है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही ये सिर्फ पाए जाते हैं एशियाई शेर और इनकी संरक्षण की स्थिति इंडेंजर्ड IUCN में और साइट्स के हिसाब से परिशिष्ट 1 में रखा गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है उसमें अनुसूची 1 के अंदर शामिल किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एशियाई शेरों की कुछ विशेषता की बात करते हैं। दोस्तों एशियाई शेरों की विशेषता की बात करें तो यह बाघों के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिग कैट्स प्रजाति है, यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है। ठीक है, और दोस्तों ये समूह में रहने वाली सामाजिक प्रकृति की बिल्ली प्रजाति है और इसके समूह को प्राइड कहा जाता है। तो ये दोस्तों एक कैट प्रजाति है एशियाई शेर। ठीक है, और ये प्राइड कहा जाता है इनके समूह को। और दोस्तों नर शेरों के सिर गले के चारों ओर लंबे बाल होते हैं जो मादा में नहीं होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है। और दोस्तों एशियाई शेर अफ्रीकी शेर की ही एक उप प्रजाति है। ठीक है, अब एशियाई और अफ्रीकी शेरों के मध्य थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। इस तरफ होगा एशियाई शेर और इधर होगा बाएं में अफ्रीकी शेर। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं। दोस्तों यहां पे हम लिख देते हैं एशियाई अफ्रीकी। ठीक है, ये अफ्रीकी शेर है, ये एशियाई। ठीक है, इसकी विशेषताएं आप देख लेंगे। तो अफ्रीकी शेर बड़ा होगा आकार में, अयाल इसकी अपेक्षाकृत घाना हल्का अयाल होगा, स्किन फोल्ड अनुपस्थित होंगी, झुंड का आकार बड़ा होता है। एशियाई शेरों में आकार छोटा होता है, इनका अपेक्षाकृत अयाल इनका छोटा होगा अफ्रीकी शेरों की बजाय, और गहरा और बिखरा हुआ अयाल पाया जाएगा। और स्किन फोल्ड में दोस्तों अफ्रीकी शेरों की अपेक्षा इनमें अनुदैर्ध्य स्किन फोल्ड पाए जाएंगे और इनका झुंड जो होगा एशियाई शेरों का वो छोटा होगा। अब खतरे इनके समक्ष क्या है? एक तो बीमारी के प्रति इनमें सुभेद्यता है और आनुवंशिक अंतर प्रजनन और आपदा, संभावित अवैध शिकार और मानव जनित कारणों से दुर्घटनावश शेरों की मौत का हो जाना इनके खतरों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पर्यावास की बात करें तो जनसंख्या इनकी गुजरात में केवल 5 संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित है, जिसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभ्यारण्य, पनिया अभ्यारण्य, मिटियाला अभ्यारण्य और गिरनार अभ्यारण्य। अब दोस्तों गिर अभ्यारण्य ये तो आप जानते हैं काफी पॉपुलर है, लेकिन पनिया अभ्यारण्य,
मिटियाला अभ्यारण्य और गिरनार अभ्यारण्य। गिरनार से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन पनिया और मिटियाला ये आपके लिए थोड़ा नए नए अभ्यारण्य हैं, इनको रट लेना बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं, क्योंकि इनसे सवाल आने की संभावना यूपीएससी में ज़्यादा रहती है। अब दोस्तों संरक्षण का उपाय इनके देखें तो एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है और वन्य पर्यावास का विकास और इसका वित्त पोषण करना इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस एशियाई शेरों में आप इतना याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगली प्रजाति कौन सी है। दोस्तों हिम तेंदुआ हमारी अगली प्रजाति है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हिम तेंदुए दोस्तों, उनके संरक्षण के लिए चारुदत्त मिश्रा ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चारुदत्त मिश्रा ने स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड को जीता है। ठीक है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड किस लिए दिया जाता है? हिम तेंदुए के लिए, ये चीज याद रखना दोस्तों। यह पुरस्कार उन्हें हिम तेंदुए के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। तो चारुदत्त मिश्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और व्हिटली गोल्ड अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। अब दोस्तों IUCN में इनकी वल्नरेबल कैटेगरी में इनको रखा गया है हिम तेंदुआ को, और साइट्स में इनको रखा गया है परिश्रेष्ठ वन के अंदर, वन्यजीव संरक्षण अनुसूची के अंदर 1 में रखा गया है और 4 के अंदर। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। ये इतनी जानकारी हिम तेंदुए के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी इनकी विशेषताओं की भी बात आइए हम करते हैं। दोस्तों चारुदत्त मिश्रा व्हिटली गोल्ड अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। आगे इसकी विशेषताएं देखेंगे। दोस्तों हिम तेंदुओं की विशेषताओं की बात करें तो इन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन के रूप में जाना जाता है। इनको पहाड़ों का भूत बोला जाता है हिम तेंदुओं को। ठीक है, और दोस्तों प्रत्येक हिम तेंदुए पर काले धब्बों का एक विशिष्ट पैटर्न होता है जिन्हें रोसेट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और दोस्तों यह भारत में हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की एक प्रमुख प्रजाति है और इनके समक्ष खतरा किस वजह से ये देख लेंगे। तो प्राकृतिक शिकार प्रजातियों की हानि और मानव पशु संघर्ष और इनके फर और हड्डियों का जो अवैध व्यापार होता है, यानी कि इनका शिकार इनके खत्म होने में, समाप्त होने में महत्वपूर्ण कारण है। ये चीज आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हिम तेंदुए के आवास वगैरह के बारे में। दोस्तों हिम तेंदुआ के पर्यावास और प्राकृतिक आवास की बात करें तो हिम तेंदुओं की रेंज वाले 12 देश हैं। ठीक है, और इन 12 देशों में कौन कौन से शामिल हैं? अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इसके अलावा दोस्तों ये मध्य और दक्षिणी एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं हिम तेंदुए। और दोस्तों दुनिया में तेंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी किसी देश में अगर है तो वह है चीन। ठीक है, चीन में तेंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है। और दोस्तों तेंदुए भारत में पश्चिमी हिमालय के एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं और इसमें पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तथा हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेश आते हैं। ठीक है, और इनके संरक्षण के उपाय के लिए दोस्तों, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए एक तो इन्हें हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राजकीय पशु घोषित किया गया है। तो याद रखना है कि हिम तेंदुआ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। एक तो इनके संरक्षण के लिए ये एक बेस्ट प्रयास होता है। अगर किसी भी प्रदेश का उनको राजकीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो एक विशेष संरक्षण वाली स्थिति में वे चले जाते हैं। इसके बारे में इतना ही, आगे देखेंगे किसी और प्रजाति को। ठीक है, तो ये हिम तेंदुओं के बारे में इतना जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। दोस्तों इस डिस्कशन के अंदर हमारी तीसरी जो प्रजाति है वह है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर भी काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं पहले ही डाल देता हूँ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। और दोस्तों साथ ही मैं सुर्खियों की बात करूँ तो तमिलनाडु जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर को लागू करने के लिए तैयार है। तो नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट लागू कौन कर रहा है? तमिलनाडु में। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर पाया जाता है नीलगिरी ताहर। और दोस्तों जो नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य 2022 से 27 की अवधि में इनकी आबादी को बेहतर समझ विकसित करना। ठीक है, इनकी आबादी के प्रति जो है वो बेहतर समझ विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर को चलाया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे IUCN के, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में उनको रखा गया है। किसको? नीलगिरी ताहर को। अब इनकी विशेषताओं पे आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों नीलगिरी ताहर की विशेषताओं की बात करें तो भारत में पाई जाने वाली इसकी 12 प्रजातियों में से यह दक्षिणी भारत की एकमात्र ऐसी पहाड़ी प्रजाति है जिसमें खुर पाया जाता है। ठीक है, ये दक्षिणी भारत की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो पहाड़ों पर पाई जाती है और इसमें
खुर पाए जाते हैं। और दोस्तों नीलगिरी तहर को स्थानीय रूप से वरैयाडू के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि किस जीव को वरैयाडू के नाम से जाना जाता है, तो नीलगिरी तहर को वरैयाडू के स्थानीय नाम से संबोधित किया जाता है। और दोस्तों ये दैनिक रूप से चराई करते हैं, लेकिन सर्वाधिक चराई सुबह और दोपहर के समय ये लोग करते हैं। केवल कम तापमान और नम उष्णकटिबंधीय वातावरण तहर के अनुकूल होता है। साथ ही दोस्तों तमिलनाडु का राजकीय पशु है, इसलिए नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट को तमिलनाडु ने ज़्यादा जोर से इस पे जोर देने की कोशिश की है। और दोस्तों खतरे की स्थिति देखें तो ये एक तो बड़े पैमाने पर इनके पर्यावास का नुकसान हो रहा है, यानी कि वनों की कटाई हो रही है, और चारे के लिए घरेलू पशुधन के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा हो रही है। साथ ही जल विद्युत परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसमें भी इनके जो है आवास क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और मोनोकल्चर, वृक्षारोपण, मांस और त्वचा के लिए कभी कभी इनका शिकार भी किया जाता है। और इनका पर्यावास दोस्तों एक तो पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि यूपीएससी अक्सर पूछता है जीवों के बारे में, किसी अगर प्रजाति की बात करेगा तो वो स्थानिक है या नहीं, ये स्टेटमेंट जरूर पूछता है। और दोस्तों वर्तमान में इनका विवरण क्षेत्र के उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में कन्याकुमारी पहाड़ियों के बीच पाया जाता है। और केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वह नीलगिरी ताहर की सर्वाधिक आबादी का अधिवास स्थल है। तो केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नीलगिरी ताहर की सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है। और दोस्तों एक तो ये कीस्टोन प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाए गए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में भी ये पाए जाते हैं। तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नीलगिरी तहर पाए जाते हैं। अब दोस्तों चलेंगे अगली प्रजाति पर। दोस्तों अगली प्रजाति है रेड पांडा। ठीक है, रेड पांडा की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसने आगामी लगभग 5 वर्षों में 20 लाल पांडा को जंगलों में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो पश्चिम बंगाल में है जी, उसकी एक बहुत ही अनोखी पहल है, इसको आप लोग याद रखना। अब जो रेड पांडा है इसके संरक्षण की स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संरक्षण की स्थिति की बात करूं तो IUCN में यह एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। साथ ही साइट्स के अंदर परिशिष्ट वन सूची में रखा गया है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है भारत का, जो कि 2022 के अंदर संशोधित किया गया। ठीक है, और इसको मैंने एक क्लास के अंदर सेपरेट वीडियो भी बना रखा है 2022 के संशोधन को लेकर के, इसको आप लोग देख लेना। और ये दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके अनुसूची 1 और 4 में इनको रखा गया है रेड पांडा को। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्विकली इसलिए पढ़ाता जा रहा हूँ क्योंकि ये प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और एग्जाम के अंदर इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए क्विकली बस इनकी संरक्षण की स्थिति, इनके बारे में जो सुर्खियाँ हैं उसको आप लोग ध्यान से देख लेना। आइए और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों रेड पांडा की विशेषताओं की बात करें तो ये काफ़ी शर्मीले और एकांत प्रिय तथा वृक्षवासी यानी वृक्षों के ऊपर जीवन व्यतीत करने वाले जंतु होते हैं। रेड पांडा काफ़ी शर्मीले होते हैं। और दोस्तों ये पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति है, यानी कि अगर वहाँ के इकोसिस्टम में जहाँ पर ये पाए जाते हैं अगर परिवर्तन होता है तो इनकी प्रजाति में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों ये मुख्य रूप से बांस से भोजन प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रेड पांडा जो है वो बांस से भोजन प्राप्त करते हैं, पत्तियां वगैरह खाते हैं। और दोस्तों इनमें खाने और वृक्षों पर चढ़ने के लिए एक अतिरिक्त अंगूठा भी इनके अंदर होता है। साथ ही शारीरिक संतुलन के लिए तथा सर्दियों में स्वयं को ढकने के लिए ये अपनी लंबी और घनी पूंछ का उपयोग करते हैं। खतरे की बात करें तो पर्यावास की हानि जो सर्वविदित खतरा होता है वन्य जीवन के लिए वह है, और साथ ही मानवीय हस्तक्षेप और अवैध शिकार, मानवीय हस्तक्षेप और पर्यावरण की हानि, ये सर्वविदित और चिरपरिचित कारण होते हैं किसी भी प्रजाति के विलुप्ति का और उनके प्रजाति के ऊपर संकट का। अब पर्यावरण की बात करें इनके कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो दोस्तों लाल पांडा के लगभग 50% अधिवास जो है वो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पड़ते हैं। और भारत में ये सिक्किम का राजकीय पशु है रेड पांडा, याद रखना। और दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में रेड पांडा पाया जाता है। और दोस्तों भारत में इनकी दोनों उप प्रजातियों का आवास स्थल है, और ये दोनों उप प्रजातियां हैं, एक हिमालयी लाल पांडा और दूसरा चीनी लाल पांडा। तो रेड पांडा के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसी और प्रजाति के बारे में। दोस्तों अब डिस्कस करेंगे एक सींग वाला विशाल गैंडे के बारे में। तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों आइए देख लेते हैं इसके बारे में।
असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों को पुनः बसाया गया और उनकी उच्च जीवन प्रत्याशा का संकेत भी देता है उनका मानस राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाना। और दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी असम में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। साथ ही यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये जानकारी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल है। और संरक्षण की स्थिति की बात करें तो एक सींग वाला जो विशाल गैंडा है वह वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य प्रजाति है और साइट्स के अंदर उसे रखा गया है परिश्रेष्ठ वन के अंदर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 और 4 में संरक्षित जीव है एक सींग वाला विशाल गैंडा। अब एक सींग वाले विशाल गैंडे की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। दोस्तों, इनकी विशेषताओं की बात करें तो एक सींग वाले विशाल गैंडे एशिया की सबसे बड़ी राइनो प्रजाति है और चौथा सबसे बड़ा स्थलीय जानवर भी है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो एशिया की सबसे बड़ी राइनो प्रजाति है, दूसरा चौथा सबसे बड़ा स्थलीय जानवर। दोस्तों, यह उत्कृष्ट तैराक होते हैं यानी कि अच्छी तरह से तैर लेते हैं और थोड़े समय के लिए 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये दौड़ भी सकते हैं। दोस्तों, ये जानवर एकांत प्रिय होते हैं। साथ ही अन्य जानवर भी इसके साथ घास भूमि और जल स्रोत को साझा कर सकते हैं। इनमें सुनने और सूंघने की अविश्वसनीय क्षमता होती है, लेकिन देखने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। और इनका गर्भधारण काल की बात करें तो 16 महीने का गर्भकाल होता है वन हॉर्न राइनोसोरस का। और खतरे की स्थिति की बात करें तो दोस्तों, सींग का जो व्यापार है इनका सबसे महत्वपूर्ण खतरे का जो है कारण है। सींग के लिए शिकार किया जाता है क्योंकि पारंपरिक एशियाई दवाइयों में एक घटक, एक कंपोनेंट्स के रूप में इनकी सींग काम करती है। और दोस्तों, इनके मुख्य अधिवास स्थल का विनाश जो हो रहा है, पर्यावरण में संकट, ये भी राइनोसोरस की जो वन हॉर्न राइनोसोरस है उनकी प्रजाति में संकट का एक बड़ा कारण है। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। दोस्तों, राइनोसोरस के प्राकृतिक पर्यावास की बात करें तो एक तो जलोढ़, तराई, दुआर, सवाना घास भूमि और नदी तटों के समीप के जंगलों में ये रहते हैं। और आमतौर पर नेपाल, भारत, पाकिस्तान और भारत में भूटान में भी ये पाए जाते हैं। और दोस्तों, भारत में इनकी 85% से भी अधिक आबादी निवास करती है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये टाइगर के बारे में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार राइनो के बारे में यूपीएससी पूछ ले। और दोस्तों, यह मुख्य रूप से 7 संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं और राइनोसोरस के जो 7 संरक्षित क्षेत्र हैं वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको वन बाय वन देखेंगे। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो विख्यात है राइनोसोरस के लिए। और साथ ही दोस्तों, पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर प्रदेश में है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए विख्यात है। और दोस्तों, गैंडों की वैश्विक आबादी का 71% यानी कि 2018 की जो जनगणना है उसमें 2652 जो है राइनोसोरस पाए गए हैं और वैश्विक आबादी का 71% सिर्फ असम में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या है राइनोसोरस की, वन हॉर्न राइनोसोरस की। ठीक है, और राइनोसोरस के संरक्षण के उपायों की बात करें तो दोस्तों, इंडियन राइनो विजन 2020 चलाया गया है जो कि गैंडों की विचरण सीमा का विस्तार करने के लिए था। और विशेष गैंडा संरक्षण बल भी बनाया गया है और साथ ही राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019 भी इनके संरक्षण के उपायों में शामिल है। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों में आज हमने डिस्कस किया और अब आगे इसी वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे, किसी अन्य वीडियो में लेकर आएंगे। कुछ और प्रजातियां इस वर्ष की जो चर्चा में रही थी वो हमारी छूट रही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी प्रजातियों की एनवायरनमेंट में ही बात हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, इतना आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अगर वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।